ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी, उन मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन। इसको हम कैसे सोल्व कर रहे हैं? F इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का लॉग लें तो लॉग कौन सा लेंगे? मैथमेटिकली उसे हम ln लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ln f, ये ln e की पावर ई अपॉन आर टी। अब आप लॉग का रूल अप्लाई करो, ln f ये पावर शुरू में आ जाएंगी माइनस ई अपॉन आर टी ln e, ये आ जाएगा। क्या कंडीशन आई भाई? ln f इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी ln e, ये आ जाएगा। अब आपको पता है ये ln e, इसका बेस भी e है, इस लॉग का बेस भी है, और जब लॉग e हो और उसका बेस भी e हो, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसे तो छोड़ देंगे, ये तो 1 के इक्वल है, बिकॉज ln e इज इक्वल टू 1 है, तो ln f इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी। अब क्या कर सकते हो, इस लॉग को नॉर्मल लॉग में अगर हम बदलें तो यहाँ 2.303 लॉग 10 हो जाएगा भाई, ये लॉग बेस ई है, ये लॉग बेस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी। तो लॉग एफ किसके इक्वल आया? लॉग एफ इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। अब ये अगर आप कहते हो तो मैंने एक प्रॉब्लम करा दी, मैं इस प्रॉब्लम का नंबर बोल दूं, क्या है ये? अब हम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स, और उसका नंबर है 4.9 इन टेक्स्ट प्रॉब्लम एनसीईआरटी। उसमें आपसे क्या पूछा है, सुन लीजिए, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है, इसमें आपसे कहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी इसकी दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है एक रिएक्शन की, फिर आगे का है टेम्परेचर दे रखा है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मिनट अभी बताऊंगा भाई, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ओ सॉरी, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इसको अगर हमने F माना है तो ये F हमें निकालना है, बस और कुछ नहीं। तो ये हमने कंडीशन, तो पहले F इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, तो ये F निकालें, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी F है, और F को टेकिंग लॉग बोथ साइड यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, बस यहाँ वैल्यू पुट कराइए भाई। लॉग F एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, इस प्रॉब्लम में दे रखी है डायरेक्ट 209.5 किलो जूल, 2.303। आर आपको पता है, आर कितना होता है, अभी मैंने बताया 8.314 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलो जूल में, और टेम्परेचर दे रखा है 581, टेम्परेचर गिवन है 581 केल्विन। ये है, बस सोल्व करेंगे तो लॉग एफ आएगा, कितनी वैल्यू आई लॉग एफ की? लॉग एफ की वैल्यू है माइनस 18.8323। आपको पता है माइनस का एंटीलॉग नहीं होता, क्या करोगे? माइनस का एंटीलॉग नहीं होता, -1 + 1 करोगे तो ये हो जाएगा log f इज इक्वल टू 19 बार और 1 में से 1677। अब इसका एंटीलॉग ले सकते हैं, f इज इक्वल टू 10 की पावर तो -19 और 1.677 का आता है 1.471, ये इसका आंसर है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमसे पूछे थे, एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा जो होते हैं या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो क्या है? अब बताओ भाई,
तो इसका सॉल्यूशन का तरीका है टेकिंग लॉग बोथ साइड, उससे आप सोल्व कर सकते हैं। अब बताइए क्या पूछ रहे थे? हाँ अक्षित। सर ये जो लोग का बेस ई लिया आपने, हम इसमें 10 नहीं ले सके थे इसका? नहीं, मैथमेटिकल तो जब एक्सपोनेंट पर है तो आप 10 कैसे ले लोगे? अगर आप लोग 10 वाला लेना चाहते हो तो फिर यहाँ क्या आएगा? तो 1 नहीं आएगी इसकी वैल्यू, तो log e अच्छा आएगा, सॉरी log बेस 10 वाला आएगा, फिर उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी 1/2.303 होती है उसकी वैल्यू। हाँ ना, वही है, फर्क कुछ नहीं। अच्छा सर। अगर log 10, क्योंकि ये 1 नहीं आएगा, log e 1 होता है क्योंकि इसका बेस भी e है। जी सर। हाँ, log अगर ये 10 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती? अगर ये नॉर्मल log e होता, बेस 10 होता, तो इसकी वैल्यू 1/2.303 होती, फिर ये लिखनी पड़ती। और सर जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा? अब बताओ, आपको मैंने न्यूमेरिकली तो कराया 4.9। नहीं सर, ये तो कराया आपने, फॉर्मूला लिखा है जो ऊपर, ये डेराइव भी करना पड़ेगा पहले। कहाँ से ड्राइव कहाँ करा हमने? डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो लिखा, उसके बाद तो कैलकुलेशन करी। इसे डायरेक्ट सोल्व तो नहीं कर सकते, पावर ले आओगे आप, पावर को कैसे सोल्व मैं करोगे? सर यूँ कह रहा जो आपने नीचे लिख रखा है ना, ये हाँ, log f बराबर माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री नहीं जीरो ये थ्री आर पूरा टी। करना पड़ेगा, सॉल्यूशन कैसे करोगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं। आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ फॉर्मूले में, ई ए की वैल्यू लिख दो, आर टी लिख दो, पावर आ जाएगी, लेकिन एक्सपोनेंट में आंसर आएगा आपका। सर मैं यूँ नहीं कह रहा, और मैं यूँ कह रहा जो आपने इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर लिखवा रखा आपने, ये फॉर्मूला लिखवा रखा log f इक्वल टू दिस, यहाँ से स्टार्ट कर सके क्या हम इसे? नहीं, यहाँ से नहीं कर सकते ना, अच्छा सर। ये फ्रैक्शन पूछा है ना, फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है ना। या फिर ठीक इसका है। एंटी लॉग करके लिखो पहले, एफ इजिकल टू माइनस, एफ इजिकल टू ब्रैकेट में आएगा लॉग और फिर माइनस ई अपॉन आर टी, तो वो कर सकते, एफ को एक तरफ रख के कर सकते हो। लेकिन पता चला किसी टीचर ने, कोई नया टीचर है, उसे नहीं ध्यान कि बीच से भी शुरू कर सकते हैं, तो वो काट के 0 लिखते हैं। चलिए भाई, देखिए मैंने कल बताया था आपको, मुझे सॉल्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल कराने हैं। एक तो प्रॉब्लम नंबर 6, वो ध्यान से सुनिए, इसे नोट कर लो भाई, किसी को करना हो तो। एनसीईआरटी चैप्टर 4 की, वैसे तो मैंने कहा अब ये कोर्स में है नहीं, आउट ऑफ कोर्स है, एक्स्ट्रा पार्ट है, पर फिर भी हमें ये पता होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना ज्यादा पढ़ा होगा उतना बेनिफिट है। ज्यादा पढ़ने का बहुत बेनिफिट है, ये ध्यान रखो। चलिए, मुझे 4 या 5 जो प्रॉब्लम करानी वो मैं डिस्कस करता चलता हूँ। सबसे पहली एनसीईआरटी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 6। इस प्रॉब्लम नंबर 6 में हम काफी गलती करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हमें आनी चाहिए। ध्यान देना भैया, प्रॉब्लम नंबर 6। सॉल्यूशन चैप्टर, इसकी प्रॉब्लम चलनी है भाई अभी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और याद रखना, देखो अब जैसे आपको और भी आइडिया हो गया होगा, जो डिलीट सिलेबस है वो सारी थ्योरी है, कहीं कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़े। ये कह दिया न्यूमेरिकल में वन टू फैक्टर नहीं लगेगा, ये नहीं कहा आपसे कि न्यूमेरिकल नहीं हटे, कोई टॉपिक न्यूमेरिकल नहीं हटाया। शुरू के 4 चैप्टर में देखो, पहला सॉलिड स्टेट है, कल से हम शुरू करेंगे, उस चैप्टर में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हटाई है, जो एक थियोरटिकल टॉपिक था, 2 पेज का था, वो हटा दिया। सेकंड चैप्टर में कुछ हटा ही नहीं, वन टू फैक्टर को छोड़कर। थर्ड में थ्योरी हटा रखी है, सेल्स वगैरह। फोर्थ में लास्ट का आरएनएस हटाया, तो यानी कि न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे इस बार। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमेशा हमें न्यूमेरिकल आने चाहिए। शुरू के 4 चैप्टर की तैयारी है, अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो हमारे पूरे मार्क्स आ जाएंगे शुरू के 4 में। ये कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल है, ये ध्यान रखना। 2.6 एक्सरसाइज का क्या है सुनिए जरा। 2.6 में आपसे क्या पूछा है?
2.6 क्या है, ध्यान से सुनिए भाई। एक्सरसाइज में ध्यान दीजिए, पहले प्रॉब्लम में क्या कहा, आपसे कहा है हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 m HCl। 0.1 m HCl सॉल्यूशन है, उसके कितने ml कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट कंप्लीटली किसके साथ, हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 m HCl। 0.1 m HCl के कितने ml रिएक्ट करते हैं कंप्लीटली किसके साथ, रिएक्ट्स कंप्लीटली किसके साथ रिएक्ट करते हैं, 1 ग्राम मिक्सर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इक्विमोलर है। इक्विमोलर है, इक्विमोलर का मतलब दोनों के मोल्स इक्वल है। तो ध्यान से सुनिए, आपसे ये पूछा है कितने ml HCl के रिएक्शन करेंगे इस मिक्सर के साथ। तो अब हमें वॉल्यूम बताना है 0.1 m HCl का, कैसे करें। तो एक बात सुनिए, अगर मैं इस HCl सॉल्यूशन की बात करता हूं, यहां देखते रहो जरा भी, फॉर HCl सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट समझना। इस HCl सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो हम इस HCl सॉल्यूशन की मोलारिटी दे रखी है, वॉल्यूम पूछा है, मोलारिटी 0.1 है, वॉल्यूम आपसे पूछा है। तो अगर मैं इस मोलारिटी से वॉल्यूम निकालना चाहूं तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर हमें मोलारिटी देखें तो मोलारिटी हमारे पास है 0.1, वॉल्यूम हमें निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें N2 चाहिए, मोल्स चाहिए। किसके मोल्स, HCl के। कौन से मोल्स, जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं। हमें वे मोल्स चाहिए जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, किसके, HCl के। तो बस मैं यहाँ एक ही काम करूंगा कि मैं इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा, लेकिन याद रखना इक्विमोलर लेकर, मोल्स दोनों के इक्वल लेने हैं। इन दोनों के इक्वल मोल्स लेकर HCl से रिएक्शन कराऊंगा और HCl के मोल्स निकाल लूंगा, कितने मोल्स रिएक्शन करेंगे इनके मिक्सर के 1 ग्राम से। तो 1 ग्राम मिक्सर से इन दोनों के कितने मोल्स रिएक्शन करेंगे, मोल्स इक्वल लेने। अगर इसका एक मोल्स लूंगा, इसका भी एक लूंगा, तो इसके एक एक मोल्स लेंगे, फिर उसके बेस पे हम 1 ग्राम से कितने रिएक्शन करेंगे, जितने मोल्स HCl के आएंगे वो यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, हमें HCl के मोल्स निकालने हैं, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन के बेस पर हमें मोल्स निकालने। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से बोर्ड पे देखिए। तो हम यहाँ करते हैं पहले, फॉर इक्विमोलर मिक्सर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या करते हैं, देखो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इक्विमोलर मिक्सर है, ध्यान देना जरा। तो देखिए रिएक्शन की कंडीशन, सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल HCl से रिएक्शन करता है, क्या बनता है, आप सबको याद है NaCl और CO2 और वाटर। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, कैसे करें, इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ Na2 है, वहां 1 है, तो ये 2 से मल्टीपल कर दें, अब 2 से करते ही आ जाएगी। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं कंडीशन की बात करता हूँ, ये स्टैंडर्ड क्या है इसका, स्टैंडर्ड इसका मोलर मास है 106 ग्राम और इसके हैं 2 मोल्स, ये ध्यान रखना। तो इसके 106, इसका मोलर मास है 106, 2 मोल से रिएक्शन करते हैं। अभी ऐसी एक रिएक्शन होगी। अब दूसरी लिखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से करा रहे हैं, क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट NaCl, CO2 और वाटर। अब क्या कंडीशन है, फिर वही है, स्टैंडर्ड पर आइए, स्टैंडर्ड पे इसका मास होता है यहाँ 84 ग्राम, ये कितना होता है भाई, 1 मोल।
अब एक बात बताइए, तो हमें सिर्फ HCl के मोल्स निकालने, इनकी इक्विमोलर। पहले ये बताइए इसका इक्विमोलर मिक्सर का मास कितना होगा। अगर एक एक मोल लेकर इसका मिक्सर का मास निकालें तो 106 और 84 190 ग्राम। 190 ग्राम कितने से रिएक्शन कर रहा है? 3 मोल से। तो मास ऑफ इक्विमोलर, यहाँ भी पहले लिख लो भाई एक टर्म्स, बस फिर यूनिटी मेथड लगा देंगे। मास ऑफ इक्विमोलर, इक्विमोलर का मतलब है 1:1। हाँ भाई, मास ऑफ इक्विमोलर, इक्विमोलर मिक्सर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कितना मास आएगा इक्विमोलर का? एक एक मोल का अगर रेशियो ले, 1:1 लेकर चलें तो इसका 106 और इसका 84 कितना है? 190 ग्राम। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ moles of HCl react with, reacts कितने रिएक्ट कर रहे हैं? 3, तो 2 + 1 3। तो ध्यान देना भाई जरा, तो 190 ग्राम मिक्सर अगर इनका है, इक्विमोलर मिक्सर, इक्विमोलर होना चाहिए। अगर इनका इक्विमोलर मिक्सर है तो किसका मतलब 1 मोल इसका है, 1 इसका है, तो 1 मोल मिक्सर का मास कितना हुआ? 190 ग्राम। और 190 ग्राम कितने से रिएक्शन कर रहा है? 3 मोल से। और हमने लिया कितना था? 1 ग्राम। 1 ग्राम कितने से करेगा? मोल्स आ गया, फिर फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम यहाँ एक यूनिटी मेथड का यूज करेंगे, नोट करो बस। पहले इधर मैं स्टेटमेंट लिख दूं यूनिटी मेथड के अकॉर्डिंग। क्या लिखेंगे? बिकॉज, देखो, बिकॉज 190 ग्राम ऑफ मिक्सर रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्ट करता है भाई? 3 मोल्स ऑफ HCl, HCl के 3 मोल से। देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ मिक्सर किससे रिएक्ट करेगा? ये 3/190 मोल्स ऑफ HCl। तो आगे HCl के मोल्स ये नहीं, देखो 1 ग्राम से कितने रिएक्ट करेंगे? इतने मोल्स करेंगे। अब बस 4 HCl सॉल्यूशन सोल्व हो गया। 4 HCl सॉल्यूशंस, HCl सॉल्यूशन की हम बात करें, HCl सॉल्यूशन में क्या है? 4 HCl सॉल्यूशन। हाँ भाई, मोलारिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ N2 × 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ऐसे भी कर सकते हैं। 1000 ऊपर लिख दो तो ml में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो हम इसे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मोल्स इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। सोल्व कर लो, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। मोल्स कितने आए भाई? 3/190 इंटू 1000 अपॉन 0.1। पॉइंट हटाएंगे, एक और जीरो आ जाएगा ऊपर, बस 190 से इसे डिवाइड करना है, कितने ml आएगा वो आंसर है। और आंसर आता है इसका कितने ml है? 157.8 ml। किसी को डाउट हो पूछ लीजिए। एक तो ये प्रॉब्लम नंबर 6 थोड़ी सी टिपिकल है, ये मैंने बताया। इसके बाद अब मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम करानी है 19। मैंने कहा था 4-5 प्रॉब्लम मुझे करानी है, उसके बाद भी आपको कुछ लगेगा कि हाँ ये पूछनी है तो पूछ सकते हो। पहले 4-5 प्रॉब्लम मैं करा दूं, फिर आप करोगे। हाँ भाई,
कर चुके भाई, नेक्स्ट समझिए। प्रॉब्लम नंबर 19, जरा ध्यान देना। 19 प्रॉब्लम थोड़ी टिपिकल है, ध्यान से सुनिए। कैलकुलेशन का मेथड है इसका कि हमें कैलकुलेशन 2-3 बार लिखनी पड़ेगी, साथ साथ करना पड़ेगा, है आसान, लेकिन कैलकुलेशन 2 या 3 बार में सोल्व कर पाएंगे। 2-3 बार पे बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। सुनिए है क्या 19 में। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एक सॉल्यूशन में हमने सोल्यूट 30 ग्राम मिलाया, फिर कहता है एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिस। तो पहली कंडीशन क्या है, जैसे सॉल्यूशन करते हैं इसमें, फर्स्ट कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, साथ साथ लिखते रहना भाई। पहली कंडीशन में मास ऑफ सोल्यूट दिया है 30 ग्राम, 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ सोलवेंट 90 ग्राम है। अगर मैं आपसे यहाँ कहता हूँ ये बताइए N2 कितना होगा, W2 अपॉन M2, 30 अपॉन M2, नहीं हमें पता, मोलर मास नहीं पता सोल्यूट का, ये निकालना है। दूसरा N1 W1 अपॉन M1, 90 अपॉन 18, 5 मोल। ये किसके हैं भाई, ये वाटर के, सोलवेंट वाटर है, वाटर का मोलिकुलर मास 18 है। इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 2.8 किलो पास्कल, ये दे रखा। एक तो आपसे M2 पूछा है इस प्रॉब्लम में, ये ध्यान देना, और दूसरा P0 पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये दो टर्म्स निकालनी, ना तो हमें M2 पता ना M। अब यहाँ शुरू करेंगे, देखिए जो पहली कंडीशन थी 1-2 फैक्टर वगैरह यहाँ नहीं है, क्या करोगे, फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग, फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हम बात करें तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की क्या कंडीशन है वो सुनिए। फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या फॉर्मूला आएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू X2 होता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। और X2 की जगह भी अगर चाहो तो डायरेक्ट ही लिख दो N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब कैलकुलेशन का मेथड है इसका, वैल्यू पुट करके थोड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझिए। P0 हमें नहीं पता, PS 2.8 अपॉन P0, N2 कितना है भाई 30 अपॉन M2 अपॉन N1 कितना है 5 प्लस 30 अपॉन M2। इसके बाद इधर कंडीशन देखिए, ये हो जाएगा P0 अपॉन P0। मैंने कहा सिर्फ कैलकुलेशन का मेथड है, एक बार कराऊंगा फिर पूरा रिपीट करूंगा, माइनस 2.8 अपॉन P0 इजिकल टू, इधर क्या होगा भाई देखिए, ऊपर तो है M2 30 अपॉन M2, नीचे क्या, अगर M2 LCM ले लें 5M2 प्लस 30, ये 1 आ गया, 1 माइनस 2.8 अपॉन P0। इसको हमने एक्सपेंड कर लिया था भाई, मैंने कहा कैलकुलेशन ध्यान से कर देना, P0 ये अलग कर दिया, ये अलग, क्योंकि सोल्व करना है इसे। देखिए M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है 30, नीचे 5 कॉमन ले लें
m2 प्लस 6 और इस 5 से ये 6 टाइम्स, तो नेट क्या है 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नोट इज इक्वल टू 6 अपॉन m2 प्लस 6। अब आपको करना क्या है इसमें, इसको इधर ले आइए, इसे इधर ले जाइए, 1 माइनस 6 अपॉन और 2.8 अपॉन पी नोट, ये करना 1 माइनस 6 अपॉन m2 प्लस 6 इज इक्वल टू 2.8 अपॉन पी नोट। यहाँ m2 प्लस 6 कॉमन ले लें, m2 प्लस 6 तो इधर बचेगा m2 प्लस 6 माइनस 6 2.8 अपॉन पी नोट। अब ये 6 कैंसिल हो जाएगा, नेट लास्ट रिएक्शन क्या आएगी m2 अपॉन और 2.8 अपॉन पी नोट। इक्वेशन 1 आ गई, इसे ऐसे ही नोट कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ सकते हो। देखिए पहली कंडीशन थी हमें m2 और p नोट निकालना है, हमें ना तो m2 पता है ना ही p नोट पता है। हमने क्या किया, पहली कंडीशन में मास ऑफ सोल्यूट था, मास ऑफ सोलवेंट था, हमने क्या किया, हमने n2 n1 ps जो दे रखे थे वैल्यू पुट करी, रिलेटिव लोअरिंग में जो फॉर्मूला है p नोट अपॉन ps को, इसको तो अलग कर दिया, इसे अलग कर दिया। यहाँ वैल्यू से एलसीएम लेना है और कुछ नहीं। अगर सभी बच्चे नोट कर चुके हो तो मुझे मॉडिफिकेशन में मुश्किल से 1 मिनट लगेगी, पहले आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए। हाँ तनु कर चुके भाई, बाकी सबने भी कर लिया, कोई रहा तो नहीं, क्योंकि मुझे 1 मिनट लगेगी बस सारे को चेंज करने में। कर चुके, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ सेकंड कंडीशन शुरू करूंगा, सुनिए जरा यहाँ से, फिर पूरा 1 मिनट लिखना मत अभी, पहले सेकंड कंडीशन आप ध्यान दीजिए बस। सेकंड में क्या कहता है सुनिए, वो कहता है फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडिड। 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया, तो 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया, तो अब 108 ग्राम वाटर हो गया। सोल्यूट उतना ही है, और अब सोल्यूट उतना ही है तो 108, तो ये 6 हो जाएगा। और ये वेपर प्रेशर 2.9, दोबारा से सुन लीजिए, उसने कहा 18 ग्राम वाटर इज फर्दर एडेड, तो 90 था 18 और मिला दिया तो 108 ग्राम वाटर हो गया, उससे मोल्स चेंज हो गया वाटर के, बाकी सब कुछ सेम है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बदल गया। बस अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या हुआ, ये 2.8 की जगह तो 9 हो गया और 5 की जगह 6 हो गया। बस 5 की जगह मैं 6 कर रहा हूं, यहाँ 2.9, पहले 2.9 को पूरा कर दूं, और कुछ नहीं, सेम कंडीशन है, कोई नई कंडीशन इसमें नहीं आई। ये आ गया। अब यहाँ 5 की जगह 6 था, तो जैसे यहाँ 6 आएगा, 6 एलसीएम लेंगे तो ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 5 टाइम्स, अब ये 5 चलेगा बस, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो देखो दोबारा से सुनिए क्या हुआ, पी नोट माइनस 2.9 अपॉन पी नोट, 30 अपॉन m2, 6 प्लस 30 अपॉन m2, बस एक चेंजिंग आई, 6 आया और 2.9, एक बार चेक कर लूं मैं भी कहीं कोई गलती तो नहीं, आप नोट कर लीजिए पूरा, 108, 6 आ गया, 2.9 हो गया, 2.9, 6, m2 6, 2.9, 5 टाइम्स 5, अच्छा यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ तो वही कहा ना कहीं रह गया हो, यहाँ 5 था, m2 प्लस 5, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 प्लस 5 ये इधर आ गया, m2 प्लस 5 सही है। अब डिवाइड करनी है बस, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, प्रॉब्लम सोल्व होगी। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, और कुछ नहीं था, एक वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन 2 है भाई,
इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, डिवाइड कर दीजिए, एक आंसर आ जाएगा आपका। क्या आएगा? m2, पहले था m2 अपॉन m2 प्लस 6, अब है m2 प्लस 5, आगे है 2.8 बाई पी नोट, 2.9 बाई पी नोट, पी नोट कैंसिल हो जाएंगे, नेट जब आप इसे m2 कैंसिल हो जाएंगे, नेट बचा m2 प्लस 5, ऊपर नीचे m2 प्लस 6, 2829, क्रॉस मल्टीपल करके m2 निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीपल से m2 आ जाएगा। हाँ भाई, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, m2 डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं भाई, m2 कर तो सकते हो 29, 28, m2 है इसका डायरेक्ट 23 ग्राम पर मोल। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 में m2 की वैल्यू पुट कर दो बस, m2 है 23 अपॉन 23 प्लस 6, 2.8 अपॉन पी नोट, नेक्स्ट स्टेप में पी नोट आ जाएगा, कितना होगा भाई 2.8 इंटू 29 अपॉन 23, पी नोट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी पी नोट, पी नोट की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3.53 किलो पास्कल, बस ये तो हमें आंसर बताने थे, तो m2 आया 23 ग्राम पर मोल और पी नोट आया 3.53 किलो पास्कल। हाँ भाई, इससे आगे देखिए अब टाइम नहीं बच रहा, कल कर लेंगे, अभी मैंने बताया है 1 या 2 दिन अभी हम इसे करते रहेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मंडे से ही कराऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है सरफेस केमिस्ट्री कराना है पहले, वो मंडे से कराऊंगा, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो भी हमने कंप्लीट किया था, तो नेक्स्ट चैप्टर मंडे से करेंगे। और भाई देखिए, जो न्यू बच्चे स्टूडेंट हैं या जिनकी फीस रह रही है, अपनी फीस जमा कराइए भाई। क्योंकि नेक्स्ट बैच है मेरा, इस टाइम आगे क्लास नहीं हो सकती।